हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें एच पी यू बी एड फोर्थ सेम के सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस कि गाइडेंस क्यों दी जाती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। बहुत ही शॉर्ट में लेंगे इस टॉपिक को क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स पता होने चाहिए और आंसर्स आप खुद ही फ्रेम कर सकते हो कि अगर आपको बेसिक पॉइंट्स पता है कि क्या मीनिंग है गाइडेंस का। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू असिस्ट स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ नीड। अब हम बात इसमें स्कूल लेवल पर करते हैं तो यहाँ पर जो मेन सेंटर होगा यानी कि जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, वो है स्टूडेंट। गाइडेंस तो वैसे किसी को भी दी जा सकती है लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे कि स्टूडेंट को जब भी ज़रूरत हो। अब स्टूडेंट को कभी भी ज़रूरत हो सकती है, किसी भी फील्ड में ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है उसे कुछ स्ट्रीम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हो। तो जहाँ पर भी बच्चे को किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर उसे गाइडेंस दी जाती है। यानी गाइडेंस का ये उद्देश्य है कि बच्चे की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। जब बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प तब उसे प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। यानी कि बच्चे को अवेयर करवाया जाए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को खुद को नहीं पता होता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, या क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी वीकनेसेस है, ठीक है, या क्या उसके इंटरेस्ट, उसमें उसका किस में बेहतर है, किस में वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका टैलेंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। ये चीज़ बच्चे को खुद को नहीं पता होती है लेकिन जो गाइड करता है उसे, क्योंकि वो जनरली उससे उम्र में तजुर्बे में बड़ा होता है तो उसे पता होता है कि किस तरीके से बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में पता किया जा सकता है और कैसे उन वीकनेसेस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उन्हें बढ़ाया जा सकता है और बच्चे को और ज़्यादा कम्पिटेंट बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातों के बारे में बच्चा अवेयर हो उसके लिए भी गाइडेंस ज़रूरी है। टू हेल्प चाइल्ड इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, ताकि बच्चे में अच्छी स्टडी हैबिट्स आए। अब जैसे घर पर भी जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, या ऐसे पढ़ा करो, लिख लिख के करा करो, मैथ्स है तो सॉल्व किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सारी क्या है, एक तरीके की गाइडेंस है ताकि हमारे अंदर अच्छी स्टडी हैबिट्स आए, यानी कि जिसको गाइड कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी स्टडी हैबिट्स आए। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स अबाउट डिफरेंट एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द सोसाइटी, कि इंडिविजुअल में अवेयरनेस लाई जा सके कि कौन कौन सी एजुकेशनल या वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में अवेलेबल है। जैसे कि कौन से कोर्सेज हैं, किस कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर जैसे कि पहले क्या होता था, स्ट्रीम्स थी तो बीकॉम करते हो तो कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आप नॉन मेडिकल रखते हो तो किस फील्ड में जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है, जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे टीचर जो एज अ मेंटर हमारी हेल्प करते हैं। और आजकल सोसाइटी में कौन सा सेक्टर ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है तो किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें गाइडेंस के ज़रिए पता चलता है। गाइडेंस का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। टू हेल्प चाइल्ड इन सेलेक्टिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, ताकि बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसे उतनी नॉलेज नहीं होती है कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो टीचर क्या करता है, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाता है, फिर देखता है कि किस में बच्चा बेहतर इंटरेस्ट शो कर रहा है, किस में बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और उसके बेसिस पर ही वो बच्चे को मतलब उस फील्ड में और ज़्यादा उसकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं ताकि बच्चा उस फील्ड में कुछ और बेहतर कर पाए। जैसे कुछ बच्चे पेंटिंग, म्यूज़िक, डांसिंग वगैरह में, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो गाइडेंस, वहाँ पर भी गाइडेंस का एक उद्देश्य होता है कि बच्चा कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी में वो बेहतर है, जिसके बेसिस पर वो आगे भी कोई फ्यूचर बना सकता है, वो सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। टू टेक बेस्ट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट,
यानी कि एक्सपर्ट की मदद से बेस्ट डिसीजन लेना। अब यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, या फिर कोई जैसे एक्सपर्ट होते हैं काउंसलर वगैरह, वो भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये करें या वो करें, तो जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में उलझ जाते हैं तो हम हमेशा अपने बड़ों के पास जाते हैं, या फिर जिन पर हमें विश्वास होता है कि ये हमें सही सलाह देंगे, उनके पास जाते हैं। तो वो हमें एक अच्छा डिसीजन देते हैं जिन पर हमें विश्वास होता है। तो ये भी गाइडेंस का एक उद्देश्य है कि हमें बेस्ट डिसीजन मिल पाए। टू हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, ये भी एक उद्देश्य है गाइडेंस का। अब ये नहीं कि जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उसके एक ही सेक्टर को देख के देंगे कि बच्चे की सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही हो पाए या सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही हो पाए। जो भी हम गाइडेंस देंगे वो इस तरीके से देंगे कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो। जैसे गाइडेंस तो अब टेररिस्ट को भी मिलती है, उनके भी जो मतलब होते हैं सरदार वगैरह या जो भी होते हैं, वो भी उन्हें गाइड करते हैं, लेकिन वो उन्हें गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली तो वो कहीं ना कहीं उन्हें गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन वो उन्हें सोशली गाइड नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें इमोशनली गाइड नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें बुरी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो एक अच्छी गाइडेंस नहीं मानी जाएगी। एक अच्छी गाइडेंस वही होगी जो बच्चे की या फिर किसी की भी होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करे, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो गाइडेंस दी जाए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के बारे में, यानी कि क्या सिद्धांत हैं गाइडेंस के, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आएगा, इसमें भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स एकदम शॉर्ट में डिस्कस करे हैं तो वही मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि जो गाइडेंस हो वो एज पर नीड ऑफ इंडिविजुअल हो, कि वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए, उसके होम एनवायरनमेंट, उसके स्कूल, सोसाइटी, वोकेशन को ध्यान में रखते हुए उसे गाइड किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, गाइडेंस में बहुत ज़रूरी है कि कॉपरेशन हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सामने वाला आपसे कोई गाइडेंस चाहता ही नहीं है और आप उसे गाइड करे जा रहे हो, तो वो बेईमानी सी होगी, मतलब उसका कुछ मायने रहते ही नहीं है। मतलब हम अपने थॉट्स किसी पर भी फोर्स नहीं कर सकते। हमारी जो गाइडेंस होनी चाहिए वो इंडिविजुअल की नीड और विल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है और हम उसे गाइड किए जा रहे हैं कि नहीं तुम आर्मी में जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तो वो उस चीज़ के कोई मतलब नहीं है ना। तो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है कि जो सामने वाला जिसे हम गाइड कर रहे हैं उसका कंसेंट हो और उसका कॉपरेशन हो, कि वो उस बात में उतना ही इंटरेस्टेड हो जितना हम हैं, यानी कि जो उसे समझा रहा है, जितना सामने वाला बता रहा है उसके बेसिस पर ही गाइड किया जाए। मतलब कि अगर जितना हमें दिख रहा है कि सामने वाले का इंटरेस्ट है उसकी बेसिस पर ही। कभी कभी क्या होता है कि गाइडेंस के वक्त हम सामने वाले को ऐसे ट्रिगर करते हैं कि वो ये बताए वो बताए, मतलब उसके कुछ पर्सनल इश्यूज जो वो नहीं बताना चाहता है, तो अगर हम उसके लिए भी उसे ट्रिगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट हट जाएगा उस चीज़ से। तो वो ना हो, सामने वाले का कंसेंट हो और कॉपरेशन हो, तभी जो गाइडेंस है वो अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, अगर कोई हमसे एज अ गाइड हमें मानता है, हमसे हेल्प लेने आ रहा है, अब वो कोई टीचर हो सकता है, यानी कि जिससे वो बच्चा हेल्प लेने आ रहा है, टीचर हो सकता है, कोई उसका एल्डर हो सकता है, कोई पीयर हो सकता है या कुछ, तो जिससे हेल्प लेने आ रहे हैं उसकी अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसे सही तरीके से गाइड करे, क्योंकि वो जो बच्चा है या वो जो सब्जेक्ट है वो आपके ऊपर विश्वास दिखा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसे सही तरीके से गाइड करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही गाइडेंस दी जानी चाहिए। कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, किसी भी लेवल पर वो अलग हो सकते हैं। जो दो ट्विंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, वो भी सिमिलर नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो फिर बाकियों में तो बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हर लेवल के बच्चे को अलग तरीके से गाइड किया जाए, हर जो बच्चा है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए गाइड किया जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें उस तरीके से गाइड किया जाए, थोड़ा ज़्यादा पोलाइटली उनसे बात की जाए।
जो गाइड है उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी वो ऐसी बात ना करे जो सामने वाले को चुभ जाए, क्योंकि जो ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं वो कभी कभी अगर हम सीधी बात भी बोलते हैं तो उसको भी वो थोड़ा घुमा लेते हैं कि ये शायद इन्होंने मुझे दुख पहुंचाने के लिए बोला या किसी भी तरीके से। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाले की क्या नीड्स हैं, किस तरीके से वो बाकियों से अलग है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ही गाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब जो गाइडेंस है वो डिफरेंट गाइडेंस होती है डिफरेंट स्टेजेस पर, और कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने किसी को गाइड कर दिया फिर उसके बाद हम उसे देख ही नहीं रहे कि वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं, या उसे फर्दर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं। तो टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए, ये एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। अब अगर किसी गाइडेंस की वजह से किसी को कुछ हेल्प मिली है, कुछ रिजल्ट्स गुड आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था या बहुत ही ज़्यादा पजल्ड रहता था, हमने उसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बताई, हमने उसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाई और कुछ उसे मतलब ट्रिक्स बताई कि पेपर पे लिखो, अगर तुम्हें कभी टेंशन होती है तो ये करो या कुछ करो, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ बताई जिससे उसका मन शांत हो या कुछ, और हमें लगा कि उसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आए हैं। तो वो रिजल्ट्स हमें सिर्फ उसी तक नहीं रखने चाहिए, वो बाकियों तक भी जाने चाहिए, जिन जिनको ज़रूरत है उनको भी वो गाइडेंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि बहुत बार तो क्या होता है कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स यही हमारी मदद कर देते हैं, एज ए गाइड हमारे लिए बेहतर होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होती है, जैसे वो केबीसी में बोलते हैं ना एक्सपर्ट एडवाइस, तो वही, तो वो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं। तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो भी एक सिद्धांत है कि जहां जरूरत पड़े वहां पे एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लेना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएशन का सिद्धांत। अब जो हमने गाइडेंस दी है वो कितनी इफेक्टिव है, उससे बच्चे में या जिसको भी गाइडेंस दी जा रही है कितना इम्प्रूवमेंट आया है उस इंडिविजुअल में, उस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि जो भी इवेल्युएशन का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर ही चेक किया जाएगा कि गाइडेंस कितनी इफेक्टिव रही है, जो हमारा मोटिव था उसे हमने किस हद तक पाया है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल, यानी कि टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना है कि कितनी क्वालिटेटिव वो एडवाइस रही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो यही बात ऑब्जेक्टिव के टाइम भी आई थी कि बच्चे की पर्सनालिटी का हर पहलू इम्प्रूव हो, किसी एक फैक्टर पर ध्यान नहीं देना है। गाइडेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट किन किन एस्पेक्ट्स को देखकर होती है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और पिछली वीडियोस में भी हम ये बात कर चुके हैं, तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जब हम गाइड करते हैं तो वो क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अगर कुछ गाइड एज अ गाइड हम किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं या कुछ, तो हम किसी भी तरीके से उसे गाइड कर देंगे। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है फॉलो करने के लिए। तो वो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो कंटेक्टिंग द स्टूडेंट पर्सनैलिटी, कि बच्चे की पर्सनैलिटी को जानना, ताकि बच्चे की इमोशनल, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जा सके, कि बच्चे को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ के बारे में पता हो। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इंटरव्यू। अब हम उस बच्चे के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उससे पर्सनली बात करेंगे, ताकि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जिस इंसान के बारे में वो बात हो रही है उसी से वो इन्फॉर्मेशन ली जाए। उससे हम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, इनफॉर्मल तरीके की टॉक्स होंगे कि कुछ भी पूछ लेंगे। उसकी अचानक से हम हॉबीज़ पूछ सकते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछ सकते हैं, वोकेशनल एंड एजुकेशनल प्लान्स क्या है वो पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट क्या है, फ्री टाइम में क्या करते हो तुम। यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक फेथ वाला रिलेशनशिप। क्योंकि जब हमें किसी से कोई बात जाननी होती है तो हम डायरेक्ट वही बात नहीं पूछते हैं, हम पहले उसकी नॉर्मल डिटेल्स जान के एक अच्छा रिलेशन, एक इंटीमेट रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं उस इंसान के साथ। तो वो चीज़ इस स्टेप में होगी। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अब क्या करेंगे हम, इंटरव्यू तो हो गई, अब हम उसके रिकॉर्ड, अब हो सकता है उसने जो बात बताई हो वो उतनी सच भी ना हो, अब कोई अपने बारे में बुरा तो नहीं बताएगा ना,
तो फिर उसके जो हुआ है उसके बाद हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस कार्ड्स, रिमार्क्स, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये सारे रिपोर्ट्स कार्ड जो भी होंगे वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि बच्चे के असलियत में इंटरेस्ट क्या है। पहले तो हमने उससे पूछ लिया, अब हम रिकॉर्ड्स यानी कि उन चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि क्या सच में बच्चे के वो इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट, उसके इंटेलिजेंस लेवल, एप्टीट्यूड, स्पेशल मेंटल एबिलिटीज़, या फिर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, या क्या उसके एजुकेशनल अचीवमेंट्स रहे हैं, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ों, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। यानी कि इनके रिलेटेड जो भी प्रूफ्स हैं वो इकट्ठा करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब कुछ क्वालिटीज़ तो हमें पूछ के पता चल जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऐसे डायरेक्ट पूछने पर पता नहीं चलती हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल्ड कंडीशन में साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, जैसे कि आईक्यू टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ईक्यू टेस्ट यानी कि इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट, ऐसे बहुत से और भी टेस्ट होते हैं। या हम उन्हें कोई सिचुएशन दे सकते हैं और फिर चेक करेंगे कि वो उस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये टेस्ट जो होते हैं बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ और इमोशंस को जानने के लिए होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जैसे काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, यानी कि जो दिख नहीं रही हैं, अमूर्त होती हैं जो। अब ये हम किसी से पूछेंगे कि अगर तुम्हें 500 का नोट गिरा हुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे, तो हर कोई सामने से यही बोलेगा कि मैं तो जिसका होगा उसको वापस कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन वो रियलिटी में उस सिचुएशन में क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम कुछ सिचुएशनल टेस्ट कर सकते हैं। हम एक ऐसे फेक इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिससे हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकें। तो यानी ऐसा कुछ भी करना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। या आईक्यू टेस्ट से अगर हम कुछ इंटेलिजेंस वगैरह से रिलेटेड चेक कर रहे हैं तो आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं बच्चे का। तो ये सारे मतलब एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल, फैमिली, वर्क प्लेस, एनवायरमेंट। यानी कि यहाँ पर गाइड क्या करता है, डाटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? बच्चे की फैमिली से। अब यानी कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके फैमिली मेम्बर्स से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, टीचर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, यानी कि जितना भी बच्चे के बारे में डाटा हो वो पता चल सके। जो भी उनके क्लोज कंटेक्ट में है उनसे बच्चे के बारे में जानना या उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जिसे हम गाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल इंटरव्यू। अब एक इंटरव्यू पहले हुई थी जो हमने एज अ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए की थी, जो सेकंड स्टेप था। अब होगी फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा कि हम बच्चे को क्वेश्चनायर देंगे जिससे हमें बच्चे की असली प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो क्वेश्चनायर को टिक करेगा यानी कि जो भी उसके आंसर्स होंगे उसके बेसिस पर गाइड को आइडिया लग जाएगा कि बच्चे की असली प्रॉब्लम है क्या है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइल। अब सारी चीज़ें पता चल गई, अब एक प्रोफाइल बनाई जाएगी। जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो उसको कलेक्ट करके एक प्रोफाइल बनाई जाएगी कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट उसके लिए इफेक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पर एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है क्योंकि अभी तक हम डाटा ही कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर इसके बेसिस पर ही नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज ट्रीटमेंट और थेरेपी। अब जो भी हमने उसका सॉल्यूशन सोचा है उस प्रॉब्लम का, जैसे कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, हमने ये सारी चीज़ें उसके बारे में जानी तो हमें पता चला कि उसे डिसकैलकुलिया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बेसिस पर अब हम क्या करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, उसकी हम सारे ट्रीटमेंट्स जो है वो करेंगे। नेक्स्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि अब ये जानना कि जो हमने गाइडेंस दी थी वो कितनी इफेक्टिव थी, कितनी राइट डायरेक्शन में गई थी। और इसी स्टेप से हमें पता चलता है कि जो अब तक के स्टेप हुए थे वो कितने एक्यूरेट थे। क्योंकि अगर पहले के सारे स्टेप्स हमने एक्यूरेटली किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब पहले की जो स्टेप्स हैं उनमें कमी रह गई है और चेंज की ज़रूरत है। हमें दोबारा से सारे जो स्टेप्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट में चेंज लाना पड़ेगा ताकि हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस की गाइडेंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज आते हैं।
तो सबसे पहला है लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन। अब क्या होता है, अगर हम स्कूल्स में देखें तो एक ही काउंसलर या गाइड करने के लिए टीचर होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल अटेंशन जो हम कहते हैं वो नहीं दे पाते हैं जो गाइड करने वाला इंसान होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हायर अथॉरिटीज। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे एक काउंसलर तो स्कूल वगैरह में होते हैं, लेकिन ना ही तो उन्हें कोई प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, ना ही तो जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर जो भी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है उस स्कूल को चला रही होती है, वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती है, जिसकी वजह से ना प्रॉपर पॉलिसीज बनती है, ना प्रॉपर फंड आता है। तो वो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज। यही इसी का सब पॉइंट है एक तरीके से ये, क्योंकि या तो प्रॉपर पॉलिसीज बनती ही नहीं है, इन केस बन भी जाती हैं तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो हमें मिल नहीं पाता है। जैसे इंक्लूजन का प्रॉब्लम जो प्रोग्राम था वो भी बड़ा अच्छा था कि सबको इंक्लूड किया जाए, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो फंडा है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं बनी। पेपर वर्क तो बहुत हुआ कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज़ उतनी प्रोवाइड की ही नहीं गई बच्चों को, तो इंक्लूजन जो है वो उतने अच्छे तरीके से हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। अब प्रॉपर रूम वगैरह ही नहीं होते हैं। अब जैसे अब जो गाइड कर रहे होते हैं, जो हमने स्टेप्स बताए, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी अच्छा खासा फंड चाहिए और प्रॉपर प्लेस चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। अब इंटरव्यू लेना है तो उसके लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, तो कोई फिजिकल फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइडेड नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज हैवी काउंसलर लोड। अब एक काउंसलर को सबको संभालना है, जो वही बात आ गई लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, तो उस एक ही इंसान पर इतना ज़्यादा लोड हो जाता है कि वो सबको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब टेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए, और अगर अच्छे काउंसलर रखने हैं, एक्सपर्ट काउंसलर्स रखने हैं जो बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकें, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो हर फील्ड की, उसके लिए उनकी फीस भी थोड़ी हाई होती है, लेकिन उतना फाइनेंस स्कूल्स में होता नहीं है। उन्हें लगता है कि ये तो फालतू का खर्चा है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अगर वो एज ए काउंसलर एज ए गाइड किसी को रखते भी हैं तो किसी नॉर्मल इंसान को रख लेते हैं जो इतना कम्पिटेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसर्च वर्क। अब इस फील्ड में उतना ज़्यादा प्रॉपर रिसर्च वर्क नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही कुछ सैंपल के बेसिस पर चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं कि अच्छा इन बच्चों को जब हमने इस तरीके से गाइड किया था तो ये रिजल्ट्स आया था, तो वही वो जो मतलब ट्रीटमेंट है हम बाकी बच्चों पर भी कर देते हैं। कोई प्रॉपर रिसर्च वर्क नहीं है इस फील्ड में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जो बात मैंने बताई कि कंपिटेंट नहीं है, जो टीचर्स एज अ गाइड अपॉइंट भी होते हैं उन्हें ऐसे ही कर लिया जाता है कि बच्चों को तो कोई भी गाइड कर सकता है, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती है उस फील्ड की, उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, तो उतने अच्छे तरीके से वो गाइड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एट कॉलेज लेवल। जनरली क्या होता है, यूथ को गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वही एक ऐसी एज होती है जहाँ पर हम चीज़ों से थोड़ा भटक जाते हैं। जैसे स्कूल लेवल से निकलते हैं तो लगता है कि पता नहीं कौन सी ये नई दुनिया आ गई है, और थोड़ा मतलब अपने जो ट्रैक होता है उससे कुछ लोग भटक जाते हैं, तो वहाँ पर गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कॉलेज लेवल में क्या होता है कि कोई भी किसी पर ध्यान नहीं देता है, सबको ये होता है कि अब तो बड़े हो चुके हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती है, तो ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी। अब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बड़ा इशू है। कुछ टीचर्स जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स भी कुछ केसेस में देखा जाता है कि सिंपैथेटिक नहीं होते हैं। सिंपैथी एंड एम्पैथी आपको क्लियर ही होगा। सिंपैथी यानी कि एक दया भावना टाइप, एम्पैथी यानी कि दूसरे की बात को समझें। टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन दोनों बातों को ध्यान में रखें, या फिर जो गाइड कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमें बच्चे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो किसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बात बात पे रोने लगते हैं या कुछ, तो जो सिंपैथेटिक नहीं होते हैं या एम्पैथेटिक नहीं होते हैं टीचर्स, वो क्या बोलते हैं कि ये तो ड्रामे कर रहा है, ये तो बहाने बना रहा है या बना रही है काम से बचने के लिए या मार से बचने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, या उसको डरपोक बोलना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स को समझा जाए कि हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकता है उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो उस बच्चे के
कि वो जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं है लोगों में, एम्पैथी नहीं है टीचर्स में कि मतलब अब सबकी बात नहीं हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस के में कि ऐसा नहीं होता है, तो ये भी एक बड़ी इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। हालांकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिया है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें कंटेंट आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। जो आपको मेन पॉइंट्स मैंने दिए हैं उसके बेसिस पर ही आप एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, तब भी एक अच्छा खासा 16 मार्क्स का जो आंसर है वो आप फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।